कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक कंपनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि वो एक देश की तरह काम करने लगे? आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये वो पल था जब ब्रिटिश सरकार को अपनी ही बनाई एक कंपनी पर लगाम कसनी पड़ी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो संकट क्या था जिसने ये सब शुरू किया। फिर जानेंगे कि पार्लियामेंट ने कैसे दखल दिया। इसके बाद उन नए नियमों को समझेंगे जिन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। और आखिर में हम इसकी उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज तक असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक कंपनी जो संकट में थी। देखिए, 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का कोई हिसाब ही नहीं था। वो अपनी मर्जी की मालिक थी, पूरी तरह से अनियंत्रित। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। दुनिया की नज़रों में तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक शानदार, बहुत ही सफल व्यापारिक ताकत थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां था कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और दिवालियापन की कगार पर खड़ी एक खोखली संस्था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, ये एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। जमीनें जीत रही थी, लाखों लोगों पर शासन कर रही थी। जरा सोचिए, एक कंपनी जो एक साम्राज्य की तरह काम कर रही थी। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाइयों में जीत ने तो कंपनी की शक्ति को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस ताकत की एक बहुत भारी कीमत थी, जो 1770 के बंगाल के भयानक अकाल के रूप में सामने आई, जिसमें लाखों जानें चली गई। और फिर वो पल आया जब ये विशालकाय कंपनी अपने घुटनों पर आ गई। इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कंपनी को ब्रिटिश सरकार से वित्तीय मदद की भीख मांगनी पड़ी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी और पार्लियामेंट को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। तो जब कंपनी ने मदद मांगी तो पार्लियामेंट ने क्या किया? ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं उठाया गया था, एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप। तो आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया एक कानून था। इसका मकसद था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को सुधारना और उसे कंट्रोल करना। समझ लीजिए, उस बेलगाम घोड़े पर पहली बार लगाम कसने की ये कोशिश थी। और ये इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार, सोचकर देखिए, पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को एक राष्ट्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा था। इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अव्यवस्था से व्यवस्था बनाना। सवाल ये है कि पार्लियामेंट ने इस पूरे केओस को, इस अराजकता को आखिर ऑर्डर में कैसे बदला? खैर, इसका जवाब था एक नई नियम पुस्तिका में, जिसे खास तौर पर कंपनी की इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाया गया था। इस नई रूल बुक में 4 बड़े और साफ कदम थे। एक गवर्नर जनरल नियुक्त करना, एक सुप्रीम कोर्ट बनाना, सरकार को रिपोर्टिंग अनिवार्य करना और कंपनी के अधिकारियों के लिए निजी रिश्वतखोरी और व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाना। तो सबसे पहला काम, एक बिग बॉस बनाना, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और उन्हें न सिर्फ बंगाल बल्कि मद्रास और बॉम्बे पर भी अधिकार दिया गया। मतलब सारी शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित हो गई। अब देखिए, बॉस है तो पावर को बैलेंस करने के लिए एक रेफरी भी तो चाहिए, है ना? तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मतलब साफ था, अब कंपनी के अधिकारी कानून से ऊपर नहीं थे, उन्हें अपने कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता था। तो जो नया पावर स्ट्रक्चर था वो अब बिल्कुल साफ था। सबसे ऊपर बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके नीचे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। असल में भारत में सत्ता का केंद्रीकरण यहीं से शुरू हो गया था। और हाँ, पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लंदन में बैठे कंपनी के डायरेक्टर्स को अब अपने सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। मतलब अब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था, सब कुछ सरकार की नजरों के सामने। तो हमने नियम देख लिए, लेकिन इन सब का असल में असर क्या हुआ? इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? चलिए अब इस एक्ट की स्थायी विरासत की पड़ताल करते हैं।
ये एक्ट असल में उस लंबी और जटिल प्रक्रिया का पहला कदम था जिसमें सत्ता एक प्राइवेट कंपनी के हाथों से निकलकर धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन यानी राजशाही को सौंपी जा रही थी। और ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अगले 100 सालों तक चलने वाली थी। तो इस एक्ट का महत्व क्या था? इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। इसने पिट्स इंडिया एक्ट जैसे भविष्य के कानूनों के लिए रास्ता बनाया। और हाँ, एक बात साफ होनी चाहिए, ये कंपनी पर कोई सीधा कब्जा नहीं था, बल्कि ये निगरानी की एक योजना थी। लेकिन इसने भविष्य के लिए एक मिसाल जरूर कायम कर दी। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या ये सिर्फ एक बिगड़ी हुई कंपनी को सुधारने का कानून था, या फिर एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने का पहला नक्शा था? शायद इसी सवाल के जवाब में इस एक्ट की असली कहानी छिपी है।